हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे है और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 9 का है जो क्लास 9th में आपका। ठीक है बच्चों, उसका एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 126 पे। ये जो नीचे देखिए क्वेश्चंस दिए गए 1 2 3 4, ये हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। ठीक है, बट इसके पहले की इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं बच्चों, देखिए ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट का सीरीज चल रहा है। करेक्ट, यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशन अगर चैप्टर 9 के पूरे आपको चाहिए तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लिंक देखिए ऊपर ही दिख रहा होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, उस पर क्लिक करिए तो उसके पहले के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पर एनसीईआरटी को? एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज होती है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और एनसीईआरटी के बीच बीच में जो एग्जाम्पल्स आपको दिए रहते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और एनसीईआरटी में जो ब्लू कलर के क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और एक्सरसाइज तो सबसे लास्ट में हम करेंगे। करेक्ट। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बार बार बताना पड़ता है, क्या करें बच्चों। देखिए बच्चों, अगर आपने ये चैप्टर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे आपको इस चैप्टर का फुल सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जहाँ पे हमने इसको पढ़ाया हुआ है। कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट में सब कुछ मिलेगा आपको। रीड मोड पर क्लिक करिए, पिन कमेंट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर का लिंक मिलेगा। हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया है, और साथ में हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिलेगा। हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का माइंडेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, अब एग्जाम्पलर जिनको नहीं पता है तो थोड़ा सा गूगल करो, पता चल जाएगा। एग्जाम्पलर एक बुक होती है बच्चों जो प्रैक्टिस के लिए सीबीएसई ने लगा रखी है। करेक्ट, तो उसको आप जरूर सॉल्व करें, हमारे चैनल पे उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गई फालतू की बकवास, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों देखिए पेज नंबर 126 है ये आपका। ठीक है ना, एनसीईआरटी का। इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ द एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन। आपको पता है बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? एक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? रिएक्शन। जैसे मैंने बोर्ड पे अगर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो बोर्ड भी मेरे हाथ पे कितना फोर्स लगाएगा? 10 न्यूटन। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ओके, इसको हम एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं। एक्शन क्या हो गया? जो मैंने बोर्ड पे फोर्स लगाया, और रिएक्शन क्या हो गया? जो बोर्ड ने मेरे हाथ पे लगाया। करेक्ट। तो कह रहा है कि अगर एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज इक्वल होते हैं, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। ठीक है, तो हॉर्स किस तरीके से कार्ट को पुल करता है। ठीक है ना, हॉर्स और कार्ट, हॉर्स तो आपको पता है घोड़ा। ठीक है, कार्ट क्या होती है? गाड़ी। जिस घोड़ा गाड़ी आपने देखी ना, कभी कभी बाजार में आपने घोड़ा गाड़ी देखी होगी। ठीक है, आजकल तो कम देखने को मिलता है, लेकिन कुछ इस तरीके से देखिए बच्चों, घोड़ा गाड़ी कुछ इस तरीके से होती है। ध्यान से चेक करिए, ये देखिए पीछे कार्ट लगा हुआ है, ये कार्ट के व्हील्स हैं, सही है, और ये ग्राउंड है, देखिए इस तरीके से। ठीक है ना, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको बच्चों यहाँ समझना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए ये व्हील्स है, ये कार्ट है, और ये देखिए ये हॉर्स है। ठीक है, हॉर्स बहुत अच्छा नहीं बनेगा, बट आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा बच्चों। ये ऐसा हॉर्स है। करेक्ट। अब हॉर्स इस गाड़ी को ऐसा खींचता है, तो हो क्या रहा है? ध्यान से समझिए, कह रहा है कि अगर हॉर्स ऐसा गाड़ी को खींचेगा, ठीक, तो बच्चों हॉर्स ने इस कार्ट पे, कार्ट जो पीछे गाड़ी लगी हुई लकड़ी की, ठीक है ना, जिसमें व्हील्स हैं ऐसे, ठीक है, तो ये हॉर्स इस गाड़ी को जब खींचेगा तो हॉर्स क्या कर रहा है बताइए? एक्शन लगा रहा है। हॉर्स क्या कर रहा है? एक्शन लगा रहा है। किसके ऊपर? कार्ट के ऊपर। ये ऐसा खींचता है, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये कार्ट पे फोर्स लगेगा F। ध्यान दीजिए जरा, कार्ट पे फोर्स लगेगा F। किधर लगेगा ये फोर्स बताइए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया आपका एक्शन, ये हो गया आपका एक्शन। ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चों, जैसे ही हॉर्स कार्ट को ऐसा खींचेगा, तुरंत कार्ट भी हॉर्स के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। किधर? जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्शन किसके ऊपर हुआ बताइए? कार्ट के ऊपर। और रिएक्शन किसके ऊपर होगा? हॉर्स के ऊपर। यानी कि मान लीजिए कि ये कार्ट के ऊपर हॉर्स ने F न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना? F। इसकी वैल्यू मान लीजिए F है, होगी कुछ भी, ठीक है, 100 न्यूटन, 200, जितनी भी होगी वो हमें नहीं पता। मान लीजिए F न्यूटन फोर्स लगाया, किसने? हॉर्स ने कार्ट के ऊपर। तो बच्चों कार्ट भी हॉर्स पे कितना फोर्स लगाएगी? F न्यूटन। तो ध्यान से चेक करिए, ये हॉर्स के ऊपर, ये देखिए ये हॉर्स है आपका, ठीक है, और हॉर्स पर भी ऐसे पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। इसको हम यहाँ से दिखा देते हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए F न्यूटन का फोर्स हॉर्स के ऊपर भी लगा। ठीक है, अब देखने से तो बच्चों ऐसा लग रहा है कि दीज टू फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट। यस सर, दीज टू फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ये तो कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, यानी कि नेट फोर्स कितना आना चाहिए? 0। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझिए जरा। देखो बच्चों, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, एक काम करो, जैसे कि ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर मेरा मोबाइल आप पकड़िए, ठीक है, आप खींचिए इसको, खींचिए, आप खींचिए इसको अपनी तरफ 50 न्यूटन से। कितने से? 50 से खींचिए। चलिए, और मैं भी इसको अगर 50 न्यूटन से खींचूँ, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, पता ना, तो आप इसको 50 न्यूटन से अपनी तरफ खींचिए, और मैं भी 50 न्यूटन से अपनी तरफ खींचूंगा। फोर्स तो कहने के लिए इस पर 2 लग रहे हैं। कौन कौन? एक आपने लगाया और एक मैंने लगाया। तो ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी, ना तो आपकी तरफ ना तो मेरी तरफ। क्यों? क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितना है? 0। अरे भाई 50 आपने भी लगाया, 50
मैंने भी लगाया, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा इस पर 0, और जब नेट फोर्स ही नहीं होगा तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। तो ठीक वैसी ही सिचुएशन लगभग ऐसी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, ठीक है ना, क्या कि हॉर्स ने कार्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाया F, और कार्ट ने हॉर्स के ऊपर कितना फोर्स लगाया F, ठीक है, ये हो गया एक्शन, ये हो गया रिएक्शन। तो इस तरीके से दोनों फोर्सेस को क्या हो जाना चाहिए बताइए, कैंसिल हो जाना चाहिए, करेक्ट, और नेट फोर्स कितना आना चाहिए यहाँ पर 0, जिसके कारण कार्ट मूव नहीं करनी चाहिए। सही बात है ये, ठीक है ना, यानी कि पूरा सिस्टम ऐसे आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जरा, क्या इन दोनों फोर्सेस, क्या यही दोनों फोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स ही यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्या इसके अलावा यहाँ पर कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है, ये आपको सोचना पड़ेगा। सुनिए, यहाँ पर ये पूरा एक सिस्टम दिख रहा है आपको, जिसमें कौन कौन है बताइए, हॉर्स है और कार्ट है, करेक्ट। आप इसको अलग अलग तरीके से देखिए, मतलब एक बार आप कार्ट को देखिए और एक बार आप हॉर्स को देखिए। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये जो कार्ट है बच्चों, कार्ट पे क्या ये एक्शन फोर्स F के अलावा क्यों कोई और फोर्स नहीं लग रहा है? जवाब लग रहा है सर, कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। जिनको नहीं पता है सुन लीजिए बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, सुनिए। जब कोई बॉडी ऐसे सरफेस, किसी सरफेस पे मोशन करेगी, ये देखिए ये ऐसे मोशन कर रही है, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये जो सरफेस होता है, इस सरफेस के अलॉन्ग एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, जिसकी डायरेक्शन किधर होती है, मोशन के जस्ट ऑपोजिट, करेक्ट। तो बॉडी अगर इधर मोशन कर रही है तो इधर काम करेगा क्या, एक फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि जिस भी डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, इस कार्ट को देखिए जरा, ठीक है, तो इस कार्ट का ये जो व्हील है, इसके जो पहिए हैं और रोड है, जो रोड का जो सरफेस है और व्हील्स के बीच में क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। सपोज फ्रिक्शनल फोर्स को हमने किससे दिखाया, स्मॉल f से, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, स्मॉल f है। हालांकि जो घोड़ा है, ठीक है, हॉर्स के जो फीट है बच्चों, हॉर्स के फीट और रोड के बीच में भी क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हॉर्स का फीट का एरिया इतना ज़्यादा नहीं होता है, बात समझिए जरा। हॉर्स का जो फीट होता है, उसके जो पैर होते हैं, उसका एरिया इतना ज़्यादा नहीं होता है। एक्चुअल में जितना ज़्यादा कॉन्टेक्ट एरिया होता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हॉर्स के पैरों और रोड के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, उसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं, हम मेनली कार्ट पे फोकस कर रहे हैं। कार्ट क्यों नहीं चल रही है, तो उसका एक ये भी कारण है बच्चों, क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ने भी तो कार्ट को रोक के रखा हुआ है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो एक्शन है और जो रिएक्शन है, इसने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, और इनका नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0, ठीक है। मान लिया कि एक्शन रिएक्शन के इक्वल हो गया, तो इसकी वजह से गाड़ी नहीं चल रही, लेकिन एक भी और भी तो कारण है क्या, कि कार्ट पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जो उसको नहीं चलने दे रहा है। अब आप दिमाग लगाइए बच्चों, देखिए ये फोर्स एक्शन वाला और रिएक्शन वाला, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। चलो हम कह रहे हैं, जब इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स 0 आ गया, तो इसको छुपा लीजिए, इसको देखिए मत इसको मत देखिए ना, क्योंकि एक्शन किसके इक्वल आ गया, रिएक्शन के। अरे इसको देखो ही मत, जब नेट फोर्स कितना है इसकी वजह से 0, मत देखो। लेकिन जब इन दोनों को नहीं देखोगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स दिखाई पड़ेगा। अब आप यही सवाल करोगे, सर इस फ्रिक्शनल फोर्स को अगर हम ओवरकम कर दें, है ना, किसी तरीके से इस फ्रिक्शनल फोर्स से अगर ज्यादा फोर्स हम लगा दें किधर, आगे की डायरेक्शन में, तो ये गाड़ी चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी। अब हम तो लगाएंगे नहीं, घोड़ा ये काम करता है बच्चों। सुन लीजिए, अब हॉर्स को देखिए जरा, क्या हॉर्स पे सिर्फ रिएक्शन फोर्स ही लग रहा है, मतलब यही वाला रिएक्शन फोर्स लग रहा है? जवाब है नहीं, ये वाला रिएक्शन के अलावा भी इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। अभी कैसे लगेगा वो हम आपको बता रहे हैं। घोड़ा क्या करता है बच्चों, आगे बेंड हो जाता है ऐसे। जब घोड़ा ऐसे बेंड हो जाता है, और बेंड करने के बाद क्या करता है, ध्यान से चेक करिए, बेंड होने के बाद ऐसे आगे झुकने के बाद बच्चे पीछे ग्राउंड को धक्का मारता है, ठीक है, ये पीछे ग्राउंड को ऐसा धक्का मारेगा। अब एक बात बताइए, दिमाग लगाइए जरा, पीछे जब ये ग्राउंड को ऐसा धक्का मारेगा, यानी कि घोड़े ने ग्राउंड पे क्या किया, एक्शन, घोड़े ने ग्राउंड पे क्या किया, एक्शन। अब ग्राउंड तो पीछे खिसक नहीं जाएगा, क्योंकि पता है आपको ग्राउंड तो पूरी अर्थ है ना, एक तरीके से वो यहाँ ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है, वो तो पूरी अर्थ पे फोर्स लगा रहा है। तो घोड़े ने कुछ फोर्स अर्थ को दिया, लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि अर्थ तो एक्सलेट होगी नहीं, वो तो पीछे जाएगी नहीं। लेकिन घोड़े ने अर्थ पे यानी कि ग्राउंड पे जितना फोर्स लगाया है, उतना ही फोर्स घोड़े को एज अ रिएक्शन मिल जाएगा। सही है। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि घोड़ा ऐसे बेंड करता है और पीछे अपनी बॉडी को ऐसे, अपने पैरों को ऐसे पीछे पुश करता है। जब घोड़ा ऐसे पीछे पुश करेगा तो घोड़ा अर्थ को क्या दे रहा है, एक एक्शन। तो ये देखिए बच्चों, घोड़ा ये अर्थ को एक एक्शन दे रहा है। ये देखिए घोड़े ने एक फोर्स इधर भी लगाया, इसको आप क्यों भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो जब घोड़ा ऐसे अर्थ को एक एक्शन देगा तो अर्थ क्या देगी घोड़े को, एक रिएक्शन फोर्स। तो बच्चों इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स ऐसे मिलेगा। सही है। अब बच्चों आपकी नॉलेज के लिए हम बता दे रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। ये जो रिएक्शन फोर्स मिलता है इधर इस डायरेक्शन में, क्योंकि घोड़े ने इसको ऐसे पुश किया, तो ये हो गया एक्शन फोर्स, ये एक्शन फोर्स की डायरेक्शन है, ये वाला जो एरो है, ठीक। और इधर मिलेगा क्या, एक
रिएक्शन। ये रिएक्शन किसकी वजह से मिला बताइए? घोड़े को ग्राउंड की वजह से मिला। करेक्ट। अब मेरी बात सुनिए बच्चों, होता क्या है एक्चुअल में, जब हमें कोई फोर्स मिलता है तो हम उसके दो कंपोनेंट करते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब किसी फोर्स के कितने कंपोनेंट हो गए? दो कंपोनेंट, एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। कैसे बनाया जाता है थोड़ा सा देख लीजिए जरा। मान लीजिए बच्चों ये कोई ग्राउंड है और फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, ये एफ इधर है, ठीक है। तो बच्चों इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक आता है किधर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये ऐसे मतलब अर्थ के पैरेलल, और दूसरा आता है अर्थ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसके कितने कंपोनेंट हो गए? दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है ना। किसी भी फोर्स के जो कि किसी एंगल पे लग रहा है, ये देखिए मान लीजिए थीटा एंगल पे लग रहा है, ग्राउंड के साथ ये फोर्स थीटा एंगल पे लग रहा है, ठीक है ना। थीटा क्या है? कोई एंगल है, मान लो ये 30 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। ये वाला होगा एक, इसको हम हॉरिजॉन्टल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। इसको हमने बोल दिया एफ एच का मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स, और एफ वी का मतलब वर्टिकल फोर्स। तो अब आप यहाँ पे देखिए जरा, ये जो रिएक्शन फोर्स बच्चों मिला है, इस रिएक्शन फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे बताइए? दो कंपोनेंट होंगे। कौन सा? एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। इस डायग्राम को देख के बताइए हॉरिजॉन्टल फोर्स किधर आएगा? ये ऐसा, ये आ गया एफ एच हॉरिजॉन्टल फोर्स, सही है। और इधर आएगा क्या? एक वर्टिकल फोर्स, सही है। अब वर्टिकल फोर्स जो होता है वो घोड़े के मास, घोड़े के वेट को एडजस्ट करता है, क्योंकि घोड़े का वेट कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इस वर्टिकल वाले फोर्स को आपको नहीं देखना है, इसको आप छोड़िए। पहली बात तो क्लास 9th में कंपोनेंट नहीं कराने चाहिए, मुझे पता है, लेकिन आपको मुझे समझाने पड़ेगा बच्चों, इसलिए थोड़ा सा देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। देखिए ये जो रिएक्शन फोर्स मिला, क्योंकि बच्चों देखो रिएक्शन फोर्स तो इधर लग रहा है ना, और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है? ऐसे। और आपको किसको ओवरकम करना है? फ्रिक्शनल फोर्स को, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स के जस्ट ऑपोजिट कोई फोर्स आना चाहिए जिसकी वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से क्या हो जाए? ज़्यादा, तब तो गाड़ी चलेगी, सही है। तो घोड़े ने ऐसे पुश किया, इसका रिएक्शन ऐसे मिला। अब इस रिएक्शन फोर्स के कितने कंपोनेंट निकालेंगे? दो कंपोनेंट। इधर आएगा क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इधर आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट आप छोड़िए, इसको देखिए, आप इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखिए, ठीक है। बच्चों रिएक्शन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो एक फोर्स है। अरे भाई फोर्स के कंपोनेंट भी तो एक फोर्स होते हैं, सही है ना। तो ये रिएक्शन फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये भी तो क्या है? फोर्स ही है। अब आप चेक करो, क्या आपको इस डायरेक्शन में एक फोर्स नहीं मिल गया आगे की दिशा में? बताइए, जिधर गाड़ी को चलना है उधर फोर्स नहीं मिल गया? कौन है वो फोर्स? तो जवाब है रिएक्शन फोर्स जो बना था उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। रिएक्शन फोर्स जो बना था उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है ना। लेकिन आप क्लास 9th में तो आप सिंपल इतना बोलेंगे, अभी जब मैं आपसे पूछूंगा कि आगे की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स मिला, तो आप बोलोगे सर रिएक्शन फोर्स मिल गया, इतना काफ़ी है। हालांकि वो रिएक्शन फोर्स का क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो क्या हुआ है? तो रिएक्शन फोर्स का ही पार्ट ना, सही है। तो ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आगे ऐसा मिल गया, यानी कि एक रिएक्शन फोर्स हमको इस दिशा में मिल गया आगे, ये एफ एच, करेक्ट। अब बच्चों घोड़ा जब बहुत ज़्यादा पीछे पुश करेगा तो उसको रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, और जब रिएक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है एफ एच, जैसे ही ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो रिएक्शन फोर्स होता है बच्चों, आप इसको रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स, क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ व्हाट? रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो एक्शन रिएक्शन था इसको तो आपको देखना ही नहीं, ये तो इक्वल एंड ऑपोजिट है। अब गाड़ी को कौन रोक के रख रहा था बताइए? फ्रिक्शनल फोर्स। इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए किधर फोर्स मिलना चाहिए? आगे। तो घोड़े ने क्या किया? पीछे ऐसे पुश किया। जब पीछे पुश किया तो आगे क्या मिला उसको? रिएक्शन। रिएक्शन के कितने कंपोनेंट हो गए? दो, एक हो गया वर्टिकल, एक हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स जो होगा वो किससे ग्रेटर हो जाता है? जवाब है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ग्रेटर हो जाता है। तो बच्चों अब आप दिमाग लगाइए, अगर ये एफ एच जो है वो ग्रेटर हो जाए किससे? फ्रिक्शनल फोर्स से, यानी कि जो रिएक्शन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर वो ज़्यादा हो जाए किससे? फ्रिक्शनल फोर्स से, तो बताइए नेट फोर्स किधर आएगा? आगे की डायरेक्शन में आएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा नेट फोर्स, है ना। दिमाग लगाओ ना। फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स है मान लीजिए 10 न्यूटन, समझने के लिए बता रहा हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है मान लो? 10 न्यूटन, ऐसे ही समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। और आपका बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया? 100 न्यूटन, ये देखिए। तो नेट फोर्स 90 न्यूटन किधर आएगा? आगे की डायरेक्शन में, और 90 न्यूटन से गाड़ी आगे चली जाएगी। कोई डाउट है बताइए? इस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ती है। तो आपको देखने से ऐसा लगता है क्या कि घोड़े ने कार्ट पे फोर्स लगाया और कार्ट ने घोड़े पे लगाया तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, ये आपको देखने से लगता है। आपको सोचना पड़ेगा, क्या कार्ट पर केवल घोड़े के द्वारा लगाया गया ही फोर्स है? जवाब है नहीं, कार्ट को फ्रिक्शनल फोर्स ने भी रोक के रखा हुआ है, ठीक है। तो घोड़े ने कार्ट पे लगाया, कार्ट ने घोड़े पे लगाया, माना कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक्शन रिएक्शन। तो आप इनको देखो ही मत। अब आप देखो कि अब कौन कौन से फोर्स हैं जो कार्ट को और घोड़े को इफेक्ट कर सकते हैं।
तो जवाब है बच्चों कार्ट पे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स जो उसको रोक के रख रहा है, पहली बात। ठीक, और इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स अगर आपको इधर मिल जाए तो ये गाड़ी चल जाएगी। फिर आपको घोड़े को देखना है। अब आप सोचिए कि क्या घोड़े के ऊपर केवल यही वाला फोर्स था? नहीं, जवाब है इसके अलावा भी फोर्स डेवलप हो सकता है। कैसे? जब घोड़ा क्या करेगा, ग्राउंड को ऐसे पुश करेगा, ग्राउंड को एक एक्शन देगा तो ग्राउंड उसको फिर से रिएक्शन देगा, और रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से अगर ज़्यादा हो जाए तो गाड़ी आगे चली जाएगी। यही रीज़न है बच्चों, घोड़ा अगर थोड़ा सा धीरे पुश करे तो नहीं आगे जाएगा। क्यों? धीरे पुश करेगा तो रिएक्शन कम मिलेगा उसको, वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम ही नहीं कर पाएगा। सही है। तो घोड़ा क्या करता है, ऐसे ज़्यादा बेंड करके बहुत तेजी से पीछे मारता है, बहुत तेजी से एक्शन देता है अर्थ को। तो अर्थ क्या देगी इसको बताइए? रिएक्शन देगी बहुत ज़्यादा, और वो रिएक्शन फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए गाड़ी यहाँ पर चल जाती है। कोई डाउट है बताइए? अब आपको एग्जाम में क्या लिखना है, देखिए ये तो हमने आपको बच्चों समझाने के लिए सारी बातें यहाँ पर बता दी, ठीक है ना। इस वर्टिकल फोर्स को आप लोग मत देखिए प्लीज़, जो रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट था ये कहीं ना कहीं घोड़े के वेट वगैरह को बैलेंस करेगा, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, उसको आप छोड़िए। यहाँ पे आइए, देखिए सॉल्यूशन में, एट फर्स्ट ग्लांस इट सीम्स दैट द फोर्सेज बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल आउट एंड हेंस द कार्ड वुड नॉट मूव। सबसे पहले हमें ऐसा लगता है कि ये वाला जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे और गाड़ी आगे नहीं चलेगी। हाँ भाई, पहले आपको एग्जाम में इतना लिखना है। फिर आपको यहाँ दो बातें एग्जाम में लिखनी है नोट में, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 लिखा है हमने किसके लिए? कार्ट के लिए। और नोट नंबर 2 लिखा है हमने किसके लिए? हॉर्स के लिए। ठीक है, नोट नंबर 1 फॉर कार्ट, देखिए, इट इज़ द ओनली फोर्स मीन्स एक्शन ऑन द कार्ट विच डिटरमाइन वेदर द कार्ट वुड मूव और नॉट। क्या केवल घोड़े के द्वारा लगाया गया ही एक्शन फोर्स है जो ये बताएगा क्या कि कार्ट चलेगी कि नहीं चलेगी? जवाब है नहीं। इसके अलावा भी फोर्स है जो ये डिटरमाइन करेगा कि कार्ट चलेगी कि नहीं चलेगी, और वो फोर्स कौन है बताइए? वो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि किधर लग रहा है? व्हील्स और रोड के जो कॉन्टेक्ट हैं उसके अलोंग लग रहा है, किधर? मोशन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी है। तो ये जो क्वेश्चन है, इट इज द ओनली फोर्स एक्शन ऑन द कार्ट विच डिटरमाइन वेदर द कार्ट विल मूव और नॉट। जवाब इज व्हाट? नो। देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट, है ना। आंसर इज नो। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, है ना। कहाँ प्रेजेंट है बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स? बिटवीन along the contact surface area of wheels and road। ठीक है, व्हील और रोड का जो कांटेक्ट है बच्चों, ROD रोड, उसके अलॉन्ग मोशन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी प्रेजेंट है, जो कि ये डिटरमाइन करेगा कि कार्ट मूव करेगी कि नहीं करेगी। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा है तो कार्ट मूव नहीं करेगी। उसके बाद हॉर्स को देखिए, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार्ट ऑन द हॉर्स इफेक्ट्स द हॉर्स अलोन। क्या कार्ट के द्वारा हॉर्स पे लगाया गया फोर्स ही केवल एक ऐसा फोर्स है जो फोर्स की मोशन को इफेक्ट करेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा है कि घोड़े ने कार्ट को खींचा तो कार्ट ने घोड़े को भी खींच लिया। ठीक है, तो क्या हुआ? घोड़े ने कार्ट को खींचा कि कार्ट से बोला भाई चलो, लेकिन कार्ट ने बोला घोड़े कहाँ जा रहे हो, तुम पीछे आ जाओ, घोड़े पे फोर्स लगा दिया उसने। चलो मान लिया कि ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो क्या घोड़े पे केवल रिएक्शन फोर्स ही लगाया? जवाब है नहीं। तो जवाब है यहाँ पर नो। इट इज नॉट ओनली द reaction force on the horse which will determine that the horse will move or not, या which will affect the horse alone। ठीक है, इसके अलावा बच्चों क्या है? जवाब है इसके अलावा क्या है हॉर्स के पास? एक्सेप्ट इट, रिएक्शन फोर्स के अलावा एक्सेप्ट रिएक्शन फोर्स, देयर इज अ रिएक्शन अवेलेबल, एक्सेप्ट रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द कार्ट, है ना, फ्रॉम द कार्ट, मतलब कार्ट से जो रिएक्शन मिला है उसके अलावा भी एक रिएक्शन फोर्स है जो कहाँ से मिल रहा है? ग्राउंड से मिल रहा है। किसको? हॉर्स को। ओके, तो एक्सेप्ट रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द कार्ट, देयर इज अ रिएक्शन
force on the horse which is provided by ground, which is provided by the ground, जो कि कौन देगा, ग्राउंड देगा घोड़े को रिएक्शन, और इसी रिएक्शन की फोर्स की वजह से घोड़ा आगे चलेगा, क्योंकि जब रिएक्शन जो क्रिएट होगा वो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर देगा। अब यही बात आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखनी है, देखिए जरा। 10 इफ द हॉर्स इज एबल टू अप्लाई इनफ फोर्स टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट द कार्ट विल मूव। सही है, अगर घोड़ा एक इनफ क्या बना ले, देखिए इफ द हॉर्स इज एबल टू अप्लाई इनफ फोर्स टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स, अगर घोड़ा एक इनफ फोर्स लगा दे, क्या ओवरकम करने के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम करने के लिए। घोड़ा इनफ फोर्स कैसे लगाएगा, जवाब है घोड़ा इनफ फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए कैसे लगाता है, तो जवाब है घोड़ा जो होता है बच्चों, हॉर्स जो होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम थोड़ी ना करता है, बल्कि घोड़ा ग्राउंड को क्या देता है, एक्शन। तो ग्राउंड जब रिएक्शन देगा तो रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करेगा। तो डिपेंड ये घोड़े पे ही करता है कि वो कितना तेजी से ग्राउंड को पुश कर रहा है, करेक्ट। अब यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है थोड़ी दूसरी भाषा में। Thus, if the horse is able to apply enough force to overcome the frictional force present, the cart will move. So, to make the cart move, the horse bends forward and pushes the ground with its feet. इसलिए घोड़ा क्या करता है, आगे की तरफ झुकता है, ठीक है, ऐसे bends forward and pushes the ground with his feet. अपने feet से ग्राउंड को क्या करता है, पुश करता है। When the forward reaction to the backward push of the horse is greater than the opposite frictional forces of the wheel, the cart move. इस भाषा को बच्चों जरा समझ लीजिए क्या लिखा है। When the forward reaction to the backward push, forward reaction to the backward push मतलब घोड़े ने जो backward push किया उसका जब forward reaction मिलता है किसको, हॉर्स को, उसकी बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, forward reaction की बात कर रहे हैं। ये forward reaction घोड़े को मिलता है कब, जब वो क्या करता है, backward push करता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, forward reaction की। तो when the forward reaction to the backward push of the horse is greater than, कौन greater than, forward reaction is greater than to what, is greater than the opposition frictional forces of the wheel। जब ये forward reaction किससे greater हो जाता है, जो opposition frictional forces अवेलेबल हैं व्हील्स और रोड के बीच में उससे ज़्यादा हो जाता है, then the cart will move। तो इस तरीके से कार्ट फिर चलने लगती है। बताइए कोई डाउट है, तो ये सारी बातें आपको एग्जाम में बच्चों लिख के आनी है, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए, इसमें बहुत माइन्यूट चीज़ें छुपी हुई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पेज नंबर 126 पे। एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको 2 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हॉस पाइप, आपने फायरमैन को देखा ना, कहीं पे आग लग जाती है तो फायरमैन क्या करते हैं, एक हॉस पाइप होता है उनके पास, ठीक है। ये ऐसा लंबा सा पाइप होता है और ऐसे उसको कंधे पे रख के ऐसे चलाते हैं, लाइक गन, जैसे गन चला रहे हो, ठीक है। यहाँ से कुछ हाई वेलोसिटी से इसमें से पानी निकलता है, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, देखिए जरा, ठीक है। ये मान लीजिए फायरमैन है, ये इस तरीके से, और ये हॉस पाइप है, ठीक है, ये इसके कंधे से होके ऐसे जा रही है, ठीक है। और हॉस पाइप से बच्चों लार्ज अमाउंट में वाटर निकलता है और इसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, करेक्ट। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विद हाई वेलोसिटी। सुनिए, यहाँ से पानी बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा है। अच्छा, पानी अगर आगे यहाँ बहुत तेज़ी से निकल रहा है तो आपको क्या फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि कोई पानी पर आगे की दिशा में फोर्स लगा रहा है, करेक्ट। यानी कि पानी बहुत फोर्स से कहाँ निकल रहा है, आगे की दिशा में, तो कोई पानी पे फोर्स लगा रहा है। जवाब है कौन पानी पे फोर्स लगा रहा है, तो जो भी उनके पास पंप वगैरह पीछे होता होगा वहाँ से फोर्स एक्चुअल में आ रहा है। लेकिन समझिए जरा बात को, देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो पाइप का सिस्टम है ये पानी पे फोर्स लगा रहा है, करेक्ट। तो पानी एक फोर्स के साथ आगे की दिशा में निकलता है, तो ये जो पानी पे फोर्स लगता है आगे की दिशा में, ये क्या है, एक्शन। तो इसका क्या होगा, एक न्यूटन थर्ड लॉ से रिएक्शन भी होगा। यानी कि पानी जो हाई वेलोसिटी से आगे की दिशा में निकला है, पानी क्या करेगा, हॉस पाइप पे कहाँ फोर्स लगाएगा, पीछे की डायरेक्शन में। तो ऐसा हॉस पाइप पे ऐसे पीछे की डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। कितना फोर्स, जितने फोर्स से पानी निकलता है उतना ही फोर्स पीछे की डायरेक्शन में हॉस पाइप पे क्रिएट होगा। एक्शन हो गया आगे और रिएक्शन कहाँ हो गया, पीछे। जैसे ये रिएक्शन क्रिएट होता है, ठीक है, अब हॉस पाइप किसके कॉन्टैक्ट में, बताइए, फायरमैन के कॉन्टैक्ट में। तो ये सारा फोर्स किसके ऊपर आ जाता है, फायरमैन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसे खड़े रहने में दिक्कत होती है। ये रीज़न है वो बहुत टाइटली उसको पकड़ता है, उसको पकड़ने में दिक्कत होती है क्योंकि पीछे क्या आता है, बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स आ जाता है, बस सिंपल, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। अब इसी चीज़ को मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, रुक जाइए, पहले आप देखिए एग्जाम में आपको क्या लिखना है।
कह रहा है ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ द, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा है क्या कि ये डिफिकल्ट क्यों होता है फायरमैन के लिए कि वो होस पाइप को पकड़ के काफ़ी देर तक रखे, ये उसके लिए क्यों कठिन होता है? तो जवाब है ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ द वाटर बीइंग एजेक्टेड, मतलब जो पानी बाहर निकलता है वो क्या करता है, एक बैकवर्ड रिएक्शन क्रिएट करता है न्यूटन थर्ड लॉ से, जिसके कारण जो बंदा होगा जिसने भी पाइप को पकड़ा है वो थोड़ा सा अनस्टेबल महसूस करेगा, ठीक है, उसको ज़्यादा फोर्स कंधे से आगे की डायरेक्शन में लगा के रखना पड़ेगा, कहीं वो पीछे ना चला जाए, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा रीज़न है, ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ द वाटर बीइंग इजेक्टेड। अब पूरी बात एग्जाम में क्या लिखनी है, देखिए इस तरीके से आप आंसर करोगे। व्हेन अ फायरमैन होल्ड्स अ होज which is ejecting large amount of water at high velocities, ठीक है, then a reaction force is exerted on him by ejecting water, मतलब ये जो ejecting water बाहर निकल रहा है, इस ejecting water के द्वारा एक reaction force लग रहा है किसके ऊपर, उस बंदे के ऊपर जिसने भी hose pipe को पकड़ के रखा है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो भी रिएक्शन फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन कहाँ है, पीछे की तरफ, पानी ऐसा निकल रहा है और ये रिएक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, ऐसा पीछे, ठीक है। रीजन क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। बस एज अ रिजल्ट ऑफ द बैकवर्ड फोर्स, ये जो बैकवर्ड फोर्स लगता है, द स्टेबिलिटी ऑफ द फायरमैन डिक्रीजेस, ठीक है, इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ फायरमैन डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, हेंस इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिमेन स्टेबल वाइल होल्डिंग द होज, करेक्ट। एक तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, दूसरा आप किस तरीके से समझ सकते हो, समझिए जरा बात को। देखिए यहाँ से लगातार पानी निकल रहा है, जो भी पानी निकल रहा है उसके पास क्या है बताइए, मास है और हाई वेलोसिटी भी है। चेक करिए, हाई स्पीड से आगे की दिशा में निकल रहा है, हाई वेलोसिटी, यानी कि जो भी पानी निकल रहा है उसके पास क्या है, मास है और वेलोसिटी, ठीक है, मास है और वेलोसिटी, करेक्ट। हर पल एक मोमेंटम बन रहा है, किधर, आगे की दिशा में। चेक करिए, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो हर पल एक मोमेंटम बन रहा है, कहाँ, आगे की दिशा में, और ये मोमेंटम लगातार चेंज होता है टाइम के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि पानी की वेलोसिटी कम या ज़्यादा होती रहती है, उसको पीछे से कंट्रोल करते हैं, तो ये मोमेंटम लगातार चेंज होता रहता है। आगे की दिशा में एक मोमेंटम बना, तो एक मोमेंटम कहाँ बनेगा, पीछे की दिशा में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। इस ऐसे भी इसको समझा जा सकता है, जितना मोमेंटम पानी ने आगे बनाया उतना ही मोमेंटम पाइप पे कहाँ बनेगा, पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि जब तक पानी नहीं फेंका गया था पाइप से तब तक नेट मोमेंटम कितना था, जीरो था। तो जितना मोमेंटम जब पानी फेंके जाने लगा, आफ्टर जो भी ये पानी का पानी जो हाई वेलोसिटी से जब निकलने लगा, तो बिफोर मोमेंटम कितना था, जीरो, क्योंकि टोटल मास तो था सिस्टम में, यानी कि पाइप का, वाटर का, कुछ ना कुछ जो भी रहा होगा, मास रहा होगा, लेकिन वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी पूरे सिस्टम की, तो टोटल मोमेंटम कितना था, जीरो था। जैसे ही वो पाइप से ऐसा पानी बाहर की डायरेक्शन में फेंकते हैं, तुरंत बाहर की दिशा में जो पानी निकल रहा है उसके पास मास भी और वेलोसिटी भी, यानी कि एक मोमेंटम कहाँ बनेगा, इधर, तो उतना ही मोमेंटम कहाँ बनेगा, पीछे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। क्यों, क्योंकि अभी भी नेट मोमेंटम कितना होना है, जीरो, क्योंकि पहले भी नेट मोमेंटम कितना था, जीरो, तो अभी भी नेट मोमेंटम कितना होना है, जीरो। तो मान लीजिए कि अगर 100 यूनिट का मोमेंटम इधर बना आगे की दिशा में, तो 100 यूनिट का मोमेंटम किधर बनेगा, पीछे की दिशा में। किसी भी पल अगर हम चेक करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो मोमेंटम होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन के मोमेंटम के इक्वल होगा, ठीक है ना। और आगे की दिशा में लगातार मोमेंटम बनता चला जा रहा है और समय गुजरता चला जा रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या होता है, फोर्स होता है, यानी कि जितना फोर्स आगे बन रहा है उतना ही फोर्स कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है। अरे भाई आपने न्यूटन सेकंड लॉ नहीं पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट, फोर्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के फोर्स के इक्वल है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे मोमेंटम बन रहा है, तो जवाब है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ध्यान से चेक करिए कौन कौन है, ये पाइप है, पाइप का कुछ ना कुछ मास है कि नहीं बताइए, पाइप है ना, ये इसका कुछ ना कुछ मास है, तो इस मास में क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, जिससे कि मोमेंटम क्रिएट होगा, क्योंकि मोमेंटम बनने के लिए मास और वेलोसिटी की जरूरत होती है। तो पाइप में मास तो है बट वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी एक आ जाएगी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखते हुए आप बोल सकते हैं ऐसा, तो उस वेलोसिटी से ऐसा पीछे जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो कोई बात नहीं, आप सिंपल इतना बोल दीजिए कि पानी एक फोर्स से कहाँ निकल रहा है, आगे की डायरेक्शन में, तो पानी जिस भी फोर्स से निकल रहा है वो क्या है, एक्शन है, और पानी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट करेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए जो सिंपल हो, आप जो क्या सिंपल है आप इसको न्यूटन थर्ड लॉ से ही एक्सप्लेन करिए, जो बातें हमने लिखी हैं इसी तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल। चलिए डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए बच्चों, ये एक राइफल है, करेक्ट, और ये जो राइफल है, राइफल का मास हम M1 से दिखा रहे हैं, तो राइफल का मास कितना बताइए, 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम की राइफल है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें ये देखिए एक बुलेट लगा हुआ है अंदर। अब ये बुलेट जब हम फायर करेंगे, ट्रिगर ऐसा दबाएंगे तो बुलेट बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। बुलेट का मास M2 है, सपोज बुलेट का मास कितना है
m2 है, और बच्चों बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम है। चेक करिए। अच्छा, आप लोग को पता है कि सबसे पहले हमें जो मास है उसको किलोग्राम में चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 50 ग्राम को किस में चेंज कर लेंगे, किलोग्राम में। ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करते हैं बताइए, 1000 से डिवाइड लगाकर। तो यहाँ पे 1000 से हमने डिवाइड लगाया तो ग्राम किस में आ गया, ये किलोग्राम में, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5/100 आ गया। इसको आप अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा अगर सॉल्व करना है तो बस इतना, डेसिमल में मत लेके आओ आप, ठीक है। लाना हो तो ला भी सकते हो क्योंकि ये ईजी एक कैलकुलेशन है ना। कितना आ जाएगा 0.05, लाना हो तो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही छोड़ना हो तो आप ऐसे ही छोड़ दो, मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। 5/100 किलोग्राम, यानी कि m2 कितना आ गया, मास ऑफ द बुलेट कितना आ गया, 5/100 किलोग्राम, करेक्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से चेक करिए कि ये जो इन्होंने बोला है इज फायर्ड, ये किसके लिए बोला है, बुलेट को फायर किया गया कितनी वेलोसिटी से, इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान से जरा समझिए बच्चों, ये जो हमने सिचुएशन बनाई हुई है ये बिफोर फायरिंग की है। ये क्या है, बिफोर फायरिंग की, अभी फायरिंग नहीं हुई है। जब फायरिंग नहीं हुई है तो आप मुझे बताइए कि जो फर्स्ट बॉडी है, फर्स्ट बॉडी का मतलब आपकी जो राइफल है जिसका मास कितना है m1 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बताइए। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, या फिर आप इसको सिंपल बोलिए वेलोसिटी बिफोर फायरिंग, वेलोसिटी बिफोर फायरिंग। तो बताइए बिफोर फायरिंग वेलोसिटी कितनी है, 0। किसकी, गन की, गन का मतलब राइफल की। क्यों, क्योंकि ये कोई भी मोशन थोड़ी ना कर रही है, तो रेस्ट में भी, बुलेट भी अभी रेस्ट में। तो बिफोर फायरिंग जो बुलेट का वेलोसिटी है u2 वो भी कितना है, 0, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। ये बिफोर फायरिंग का केस हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं बच्चों आफ्टर फायरिंग का, ठीक है, आफ्टर फायरिंग, ठीक। तो बच्चों देखिए आफ्टर फायरिंग में क्या होगा, ये ऐसे, ठीक, बुलेट ऐसे आगे निकल जाएगी। जैसे ही हमने फायर किया बुलेट की वेलोसिटी देखिए कितनी है, 35 मीटर पर सेकंड। देखो वो बार बार क्या लिखता है, कहता है कि बुलेट इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। पता है इनिशियल शब्द क्यों लगाता है, वो तुरंत की वेलोसिटी देख रहा है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद बुलेट आगे जाएगी तो उसकी वेलोसिटी में कुछ तो चेंजेस आएंगे। किसके कारण, एयर रेजिस्टेंस के कारण, एयर उसको रोकेगी ना। तो आपको जो तुरंत वाली वेलोसिटी वो आपको लेनी है, हमेशा याद रखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी इसीलिए वो बोलता है, ठीक है ना। तो यानी कि फायरिंग के बाद तुरंत बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जब बुलेट ऐसे फायर हो गई तो क्या गन का मास बदल जाएगा, नहीं। गन का मास अभी भी कितना है बताइए, 4 किलोग्राम। बुलेट का मास अभी भी कितना है बताइए, 50 ग्राम। 50 ग्राम का मतलब कितनी हो जाएगी बताइए, 5/100 ग्राम, 100 किलोग्राम, सॉरी 5/100 किलोग्राम, करेक्ट। अब सुनिए, जब बुलेट को ऐसे फायर कर दिया तो आफ्टर फायरिंग बुलेट की जो वेलोसिटी उसको हम v1 से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं, सॉरी v2 से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं, v2 से दिखा रहे हैं। v2 इज व्हाट, v2 इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आफ्टर फायरिंग। और फायरिंग के जस्ट बाद वेलोसिटी कितनी है, ये इनिशियल शब्द पे मत जाओ आप लोग। इनिशियल शब्द का क्या मतलब है कि जैसे ही फायर किया तुरंत बुलेट की वेलोसिटी कितनी है वो बता रहा है आपको। v2 कितना है, 35 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो, जब आप इसको फायर करोगे, क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट होगा, किधर, पीछे की डायरेक्शन में। और जैसे ही ऐसा राइफल से फायर करेंगे और राइफल ऐसे पीछे जाएगी, राइफल ऐसे पीछे जाएगी किसी वेलोसिटी से, और राइफल जिस भी वेलोसिटी से पीछे जाती है उसको रिक्वायल वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिक्वायल वेलोसिटी। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, आपको कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायल वेलोसिटी, आपको रिक्वायल वेलोसिटी ही निकालना है, सही है। अब इनिशियल रिक्वायल वेलोसिटी क्यों बोला है, क्योंकि जैसे ही गन पीछे की डायरेक्शन में जाएगी उसमें जो तुरंत वेलोसिटी होगी वो निकालना है। क्यों सर, क्योंकि थोड़ी देर के बाद तो कंधे से रोक लेते हो ना तुम उसको अपने शोल्डर से, तब तो उसकी फाइन थोड़ी देर के बाद तो वो 0 पे आ जाएगी फिर से। तो तुरंत उसकी वेलोसिटी कितनी है, इसलिए वो आपको निकालना है, इसलिए उन्होंने इनिशियल रिक्वायल वेलोसिटी आपको बोला है, करेक्ट। यानी कि बच्चों गन ऐसे पीछे जाएगी, सपोज कितनी वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से। अब ये v1 की आपको वैल्यू निकालनी है, कोई डाउट है बताइए। तो यहाँ पर क्या लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक है ना। तो ये देखिए टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, करेक्ट। अब बच्चों यहां से जरा चेक करिए, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना हो जाएगा, बहुत इजी है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग किसके कारण मोमेंटम होगा, तो जवाब है गन के कारण और बुलेट के कारण। तो गन का मोमेंटम कितना होगा, गन की मास इंटू गन का वेलोसिटी, यानी कि m1 u1 प्लस व्हाट, m2 u2। ये टोटल मोमेंटम है बिफोर फायरिंग, ठीक है ना। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग कितना हो जाएगा, चेक करिए।
गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम, यानी कि आफ्टर फायरिंग गन का मास तो m1 है, बट गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और प्लस बुलेट का मास m2 है और बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, v2 है। बस सॉल्व कर लीजिए। अब देखो बच्चों u1 की वैल्यू कितनी है, 0, तो u1 इंटू m1 ये कितना आ जाएगा 0, प्लस u2 इंटू 0 ये कितना आ जाएगा 0, 0 प्लस 0 0, यानी कि बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम कितना था 0, ऑब्वियसली क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट में था। जब पूरे सिस्टम में वेलोसिटी ही नहीं है तो मोमेंटम किस बात का। अब यहाँ पे देखिए m1 v1, ठीक, m1 कितना है, यानी कि मास ऑफ द व्हाट, मास ऑफ द राइफल 4 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी v1, ये आपको निकालनी है रिक्वायर्ड वेलोसिटी, और प्लस m2 यानी कि मास ऑफ द बुलेट कितना है 5/100 इंटू v2, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना है बताइए 35 है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से चेक करो। देखिए बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इंटू 35 कितना हो जाएगा 35 इंटू 5, 5 5 द 35, 3 5 से जो 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, करेक्ट। 5 5 द 25, 2 5 3 जा, ये देखिए गलत हो गया, 5 5 द 25 और यहाँ जाएगा कितना 2, 5 से जो 15, 15 प्लस 2 कितना होता है 17, 175 आ गया। तो 5 इंटू 135, इधर तो 0 ही है, और 4 इंटू v1 प्लस 5 इंटू 35 कितना हो गया 175, और 175 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.75, करेक्ट। अब 1.75 को इधर लेके आइए तो क्या आ जाएगा माइनस में, ठीक है ना। तो इधर लेके आइए तो 0 माइनस 1.75 माइनस 1.75 इज इक्वल्स टू 4 इंटू v1। अब 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा आपका v1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें आंसर माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि v2 की डायरेक्शन किधर है, इधर है, मतलब बुलेट तो इधर जा रही है लेकिन गन किधर आ रही है, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो v1 आ रहा है, यानी कि जो गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ रही है नेगेटिव इसीलिए आ रही है क्योंकि नेगेटिव साइन ओनली शोज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द राइफल इज जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट। जिधर बुलेट मोशन कर रही है उसके जस्ट ऑपोजिट गन की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, करेक्ट। दैट्स वाई v1 कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ओके। तो v1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 1.75 और डिवाइडेड बाय 4, ये 4 आगे इधर डिवाइड लगा देगा, ठीक है। अब इसको बच्चों आप लोग को सॉल्व करना है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, v1 इज इक्वल्स टू, एक काम करो बच्चों, फिर से यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए आप, नीचे 100 आ जाएगा, सही है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 175 अपॉन में 4 और नीचे 100। अब आप एक काम करो, 175 को 4 से डिवाइड लगा दीजिए और जो भी आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड लगा देंगे, करेक्ट। तो 175 डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए पहले, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग करते हैं कहीं पे, 175 डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट। 4 का कितना हो जाएगा 16, 7 माइनस 6 1, इधर आएगा 5, 4 4 जा 16 होता है ना। तो 4 3 का कितना हो जाएगा 12, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, फिर डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, 4 7 का कितना हो जाएगा 28, ठीक है। यहाँ बचेगा 2, डेसिमल की हेल्प से 0, 4 5 का कितना हो जाएगा 20, करेक्ट। रिमाइंडर आ गया 0, 43.75 आ गया, ठीक है ना। तो अब मैं कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर दूँ मैं। देखो जरा, v1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, ध्यान से चेक करो। देखो 175 अपॉन 4 ये सॉल्व किया तो कितना आया 43.75 और अपॉन में क्या बचा हुआ है बताइए 100, करेक्ट। ये और आगे माइनस है। अब बताओ ये 100 की हेल्प से ये डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा, तो v1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.4375 क्या मीटर पर सेकेंड, और आगे आएगा माइनस का साइन। ये देखिए, ये गन की या फिर राइफल की क्या है इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी है। इतनी वेलोसिटी से गन कहाँ जाएगी पीछे। और एग्जाम में क्या लिखेंगे, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, सुन लीजिए। एग्जाम में लिखेंगे हेयर माइनस साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। बुलेट जिधर जा रही है उसके जस्ट ऑपोजिट राइफल जाएगी, राइफल ऐसे पीछे जाएगी। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है, सिंपल है, कर लीजिए। पेज नंबर 127 देखिए बच्चों, यहाँ टाइम नहीं है, ठीक है ना। पेज नंबर 127, टाइम कमी होने वजह से हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, ठीक है। हम इसको आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन एंड द डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए, ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो मास है m1 वो कितना गिवन है आपको, m1 इज इक्वल्स टू व्हाट 100 ग्राम, करेक्ट। ये फर्स्ट मास है, फर्स्ट बॉडी का मास है। अच्छा, मास को आप किस में चेंज कर लेंगे, किलोग्राम में। ग्राम में दिया है तो किस में चेंज कर लेंगे, किलोग्राम में, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे बच्चों फटाफट हम लोग कैलकुलेट मास
1 को ग्राम से किस में चेंज कर लेते हैं, किलोग्राम में, ठीक है ना। तो 100 और 100 ग्राम है, तो ग्राम को किससे डिवाइड करोगे बताइए, 1000 से, तो किस में आ जाएगा ये, किलोग्राम में। यानी कि कितना आ गया आंसर, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/10 किलोग्राम। ऐसे ही रहने दीजिए इसको, ठीक है। ये मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी है, ठीक। अब मास ऑफ द सेकेंड बॉडी कितना है, चेक करिए, m2। मास ऑफ द सेकेंड बॉडी कितना दिया है बताइए, 200 ग्राम, करेक्ट। इसको भी आप एक काम करिए बच्चों, इसको भी आप किस में चेंज कर लीजिए, किलोग्राम में। तो 200 और डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करोगे किलोग्राम में आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2/10 किलोग्राम, करेक्ट। अब इसको और मत सॉल्व करो, ऐसे ही रहने दो, अभी देखते हैं क्या होता है। इन्होंने बोला है 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन। अलॉन्ग द सेम लाइन मतलब ये देखिए, ये लाइन है, इसके अलॉन्ग ये सेम लाइन में मूव कर रहे हैं, ये ऐसे, ठीक। और क्या बोला है, एंड द डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर एक खास बात है, सुनिए, पता है क्या, अभी ये मूव कर रहे हैं और इनकी आपको अभी टकराए नहीं, अभी टकराएंगे, रुक जाओ, अभी टकराएंगे बच्चों, लेकिन बहुत ध्यान से चेक करिए, इन्होंने इन ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज दे रखी है। मतलब समझो बच्चों, ये देखिए, ये आपका, इसका मास कम है और इसका मास क्या है, ज़्यादा है, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा ये मास ज़्यादा है, ये कम है, देखो कैसे चल रहा है। लेकिन ध्यान से चेक करो बच्चों, पहला ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि अभी टकराए नहीं है, टकराने से पहले ऑब्जेक्ट का बिफोर कोलिजन, अभी टक्कर नहीं हुई है, कोलिजन नहीं हुआ, अभी टकराए नहीं, अभी टकराएंगे, रुक जाओ, लेकिन टकराने से पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो डायग्राम बच्चों हमने आपको दिखाया है, ये क्या है, बिफोर व्हाट, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का डायग्राम, कोलिजन मतलब टकराने से पहले का डायग्राम है, ठीक है ना। तो U1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से जा रहा है बच्चों, पढ़िए अपनी बुक में, 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो टकराने से पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको हमने U1 से दिखाया है, और टकराने से पहले सेकंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको हमने U2 से दिखाया है। सेकंड ऑब्जेक्ट जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, करेक्ट। तो बच्चों एक बात बताइए, आप खुद दिमाग लगाइए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना। इन्होंने स्पीड शब्द का नाम, स्पीड शब्द का यूज़ नहीं किया है, कौन से शब्द का यूज़ किया है, वेलोसिटी। कौन से शब्द का यूज़ किया है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब दोनों वेलोसिटीज़ का साइन बच्चों उन्होंने कैसा दिया है, पॉजिटिव, चेक कर लो। 2 के आगे क्या है, प्लस है, 1 के आगे भी क्या है, प्लस है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं इस क्वेश्चन में कि सर क्या ये ऑपोजिट आ रहे हैं, जी नहीं। अगर ये ऑपोजिट आ रहे होते तो वो 2 काम करता, क्या, या तो बोल देता कि अलॉन्ग द सेम लाइन कैसे आ रहे हैं, ऑपोजिट आ रहे हैं, और या तो क्या करता, एक वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव देता और दूसरे का नेगेटिव देता, है ना। तो पॉजिटिव वाली अगर इधर होती तो नेगेटिव वाली इधर होती, लेकिन दोनों का ही साइन पॉजिटिव है, अलॉन्ग द सेम लाइन है। इसका मतलब कुछ ऐसी स्थिति है बच्चों, ये देखिए 1 2 3 स्टार्ट, ये ऐसा है। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑब्जेक्ट सेकंड वाला ये, और ये फर्स्ट वाला, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। बच्चों बहुत ध्यान से करो, जिसका मास कम है, चेक करो, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी तो ज़्यादा है, चेक करो, उसकी वेलोसिटी तो ज़्यादा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आएगा, इसकी वेलोसिटी तो ज़्यादा है ना, तो ये आएगा, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में हमने आपको बताया जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वही क्या होती है, स्पीड, यानी कि फर्स्ट वाले की स्पीड ज़्यादा है। जब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो बच्चों इसको पकड़ नहीं लेगा, पकड़ने का मतलब है आगे पीछे से टक्कर नहीं मार देगा। अरे यार दिमाग लगाओ, ये देखो ये धीरे धीरे चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर ही जा पाएगा ये, लेकिन ये 1 सेकेंड में 2 मीटर तक चला जाएगा। इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पीछे से तेजी से आ रहा है, इसको ठक्क से ऐसा मारेगा। जैसे ही मारेगा, सुन लो, जैसे ही टक्कर होगी बच्चों, दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। पता है मेरे ख्याल से क्या होगा बच्चों, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ लीजिए जरा। कह रहा है कि दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। सुनो ध्यान से क्वेश्चन देखो। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, थोड़ा क्वेश्चन समझिएगा क्या है, ठीक है बच्चों। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, देखो जब टकरा गए, देखो टक्कर यहाँ पे ऐसे हुई होगी, ये टक्कर हुई होगी। अब टकराने के बाद क्या सिनेरियो है, समझो। टकराने के बाद बच्चों ये वाला सिनेरियो है। एक बात बताओ बच्चे, क्या टकराने के बाद मास चेंज हो जाएगा? नो सर। अरे कोई बॉडी टूटी तो है नहीं, ऐसा तो ना कि टकराया और टूट गया, नहीं, मास तो नहीं चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बात समझो। देखो मास इसका अभी भी कितना होगा, पहली बॉडी का टकराने के बाद 100 ग्राम, दूसरी बॉडी का कितना होगा बताइए, 200 ग्राम। लेकिन बच्चों टकराने के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1,
और दूसरी की कितनी हो जाएगी v2, सही है। और इन्होंने आपसे बोला हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए जरा, इन्होंने आपको बोला है दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब टकरा जाते हैं तो टकराने के बाद पहले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी उन्होंने देखी कितनी है 1.67 मीटर पर सेकेंड, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ठीक है, टकराने के बाद। ठीक है, अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, थोड़ा प्लीज़ फील करिएगा आप लोग, इसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ थी लेकिन मास क्या है इसका कम है, ठीक, सुनो, ये आएगा ऐसे टकराएगा, इसकी वेलोसिटी कम हो गई, मतलब मोमेंटम कम हो गया, मतलब इसका मोमेंटम क्या हो गया, कम हो गया। अरे यार, मोमेंटम किसकी वजह से होता है, मास और वेलोसिटी की वजह से। इसका मास तो नहीं कम हुआ लेकिन इसकी वेलोसिटी कम हो गई, चेक करो। अब ये मोमेंटम जो कम हुआ है किसकी वजह से, वेलोसिटी की वजह से, ये कहाँ ट्रांसफर हो गया होगा, दूसरी बॉडी में। चेक करो, दूसरी बॉडी का मास तो नहीं चेंज हुआ है लेकिन दूसरी बॉडी की जो भी वेलोसिटी आएगी v2, बताइए वो 1 से ज़्यादा आएगी कि 1 से कम आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी भाई, क्यों, इसने अपनी वेलोसिटी तो इसको ट्रांसफर करी होगी, दिमाग लगाओ ना, नहीं समझ में आई बात, ठीक है भाई। जब ये आके ऐसे पीछे से इसको टक्कर मारेगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो गई, कहाँ चली गई वो वेलोसिटी इसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ सीखना है, आप शायद फील नहीं कर पा रहे हो मेरी बात। देखिए मुझे पता है आप सवाल ये कर लोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगा दोगे, बोलोगे बिफोर मोमेंटम, मतलब कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था कोलिजन के बाद भी उतना मोमेंटम होगा, हाँ होगा, लेकिन ध्यान से चेक करो ना, अभी इसका मोमेंटम कितना है, चेक करो भाई, मास तो दोनों में कांस्टेंट है ना, फर्स्ट बॉडी को देखो, मास तो कांस्टेंट है ना, सही है ना, ठीक, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, टकराने के बाद कम हो गई। तो अगर वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम नहीं कम हो जाएगा। अरे मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मोमेंटम बराबर क्या होता है बताइए, m × v, सही है। तो अगर किसी की वेलोसिटी कम हो जा रही है तो मास थोड़ी ना कम हो रहा है, अगर किसी की वेलोसिटी कम हो जा रही है तो इसका मोमेंटम नहीं कम हो जाएगा। तो ये जो मोमेंटम इसका कम हो गया ये किसको ट्रांसफर कर देगा, दूसरे वाले को। नहीं समझ में आई बात, जितना मोमेंटम इसका कम हुआ होगा, और इसका मोमेंटम कम क्यों हुआ, इसकी वेलोसिटी कम हो गई, उतना मोमेंटम ये किसको दे देगा, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, अरे इसलिए सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जितना मोमेंटम टोटल पहले था इसका और इसका मिला के, उतना ही मोमेंटम अभी भी इसका और इसका मिला के होगा। इसका कम हो गया है तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। नहीं समझे बात, है ना। जैसे कि मान लो बच्चों, एग्जांपल बता रहा हूँ, बस दिल पे मत लेना इसको, ठीक है। इसका मोमेंटम है मान लो कितना, इसका मोमेंटम है मान लो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, बात समझो ना, उसको छोड़ो, अभी वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी, बिफोर कोलिजन। मान लो इसका मोमेंटम है 50 यूनिट, कितना है 50, ठीक, और इसका यूनिट, इसका ये मोमेंटम है 60 यूनिट, 60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लो, ठीक, टकरा गई। अच्छा एक बात बताओ, अभी टकराने से पहले टोटल मोमेंटम कितना है, टोटल मोमेंटम बताइए कितना है, फटाफट देख के, अरे ऐड कर लो यार, 60 + 50 कितना हो जाएगा, 110, सही। अब जब टकरा गई, ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर, और ये हो गया आफ्टर कोलिजन, ठीक। जब टकरा जाएगी तो ध्यान से चेक करो, इसका जो मास है वो तो मास कह रहे हैं, सॉरी, टकरा गई, इसकी मान लो वेलोसिटी कम हो गई, इसकी मान लो कम हो गई और इसकी ज़्यादा हो गई। इसकी कम होने की वजह से, इसकी वेलोसिटी कम होने की वजह से इसका मोमेंटम भी कम हो जाएगा। मान लो 50 से घट के कितना हो गया, 40 हो गया इसका मोमेंटम, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसका कितना हो गया होगा, 70 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मतलब इधर जितने का लॉस हुआ मोमेंटम का, उधर उतना ही इसमें क्या हुआ, गेन हुआ। और ये लॉस कौन से फॉर्म में होता है, मोमेंटम कितने तरीके से चेंज हो सकता है, जवाब है मास को चेंज करके, और वेलोसिटी को, मास तो चेंज होगा नहीं, टकराने के बाद तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, एक की घट जाएगी तो उतनी ही मतलब समझ रहे हो, जितनी वेलोसिटी इधर घटेगी उतना ही लगभग उधर बढ़ेगी। मतलब हम एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, वैसे ज़्यादा अच्छा मैं बता नहीं पा रहा हूँ, जितना तो नहीं एग्जैक्टली हम बोल सकते, हम बस ये कह सकते हैं कि अगर पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी तो दूसरे वाले की ज़्यादा होगी। बात समझ में आई कि नहीं है। तो इस तरीके से मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाता है। क्यों सर, क्योंकि आफ्टर द कोलिजन भी मोमेंटम कितना आना चाहिए था, जितना पहले था। अभी चेक कर लो, अभी उतना होगा, 40 + 70 कितना हो जाएगा, 110। तो यही मैं आपको फील कराना चाहता हूँ, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है, कि मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है। कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, वेलोसिटी ट्रांसफ़र करके, ठीक है। चलिए अब तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है ना। इन्होंने आपको क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोला है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको निकालनी है, यानी कि v2 निकालना आफ्टर द कोलिजन। बहुत इजी। टकराने के पहले का टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1u1 + m2u2, है ना। तो m1u1 और प्लस m2u2, ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा, m1v1 + m2v2, ठीक है।
m1 v1 प्लस m2 v2 क्या फाइंड करना है, v2 फाइंड करना है। मतलब टकराने के बाद दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमें फाइंड करना है, ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूँ, सुन लो बच्चों, अगर ये v2 पॉजिटिव आया, अगर ये v2 कैसा आया, प्लस में आया इसका आंसर पॉजिटिव, तब तो बॉडी इधर जा रही होगी, सही है। और अगर ये v2 कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, तब बॉडी इधर जा रही होगी, क्योंकि पूरे सवाल में आपने पॉजिटिव वाली वेलोसिटी किधर माननी है, लेफ्ट से राइट वाली। तो v2 देखते हैं कैसा आता है, अगर v2 पॉजिटिव आया तब तो ये इधर ही चलेगी, और v2 अगर नेगेटिव आया तो किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ठीक है। v2 का साइन डिसाइड करेगा सेकंड वाले की वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। ठीक है, आइए जरा देखते हैं बच्चों, m1 कितना है चेक करो, m1 कितना है बोलिए, 1/10, 1/10। u1 कितना है, टकराने से पहले फर्स्ट बॉडी वेलोसिटी कितनी है, 2 है, ठीक है, प्लस m2 कितना है, 2/10 किलोग्राम में रखना है, और u2 यानी कि टकराने से पहले पहली बॉडी वेलोसिटी कितनी, 1 है, इज इक्वल्स टू m1 v1 यानी कि टकराने के बाद फर्स्ट वाली बॉडी का मोमेंटम है ना ये, m1 v1, m1 कितना है चेक करो, 1/10 इंटू v1 कितना है, टकराने के बाद पहली बॉडी वेलोसिटी कितनी, 1.67, और प्लस m2 v2, m2 कितना है, 2/10 इंटू 2/10 इंटू v2 कितना है, v2 आपको निकालना है। कोई डाउट है बताइए। अब आप चेक करिए बच्चों, यहाँ से 2 × 1 क्या होता है, 2/10, और प्लस 2 × 1 2/10, ठीक, ये आ गया, ठीक, इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या 1.67 × 1 कितना हो जाएगा, 1.67 अपॉन में क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है, प्लस 2/10 और इंटू v2। कोई डाउट है बताइए। ये तो सब बच्चे सॉल्व कर लेंगे, 10 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा, ऊपर 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4/10 आ जाएगा। तो यहाँ से ये ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 4/10, सही है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान सुनो, इज इक्वल्स टू 1.67 अपॉन में 10 और प्लस 2/10 इंटू v2, सही है। ये 1.67/10 इसको लेफ्ट में लेके आइए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इतना सभी बच्चे कॉपी कर ले, मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, ये कॉपी कर लीजिए बच्चों, कर लिया, चलो 9। अब आप देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से आ जाएगा बच्चों 4/10, ठीक है, माइनस ये इधर आएगा तो माइनस 1.67 अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए, 10, और इधर क्या बच गया, 2/10 इंटू v2 प्लस का इज इक्वल्स टू में 2/10 इंटू v2 बच गया, ठीक। अब बच्चों ये भी बहुत इजी है, आप लोग चेक कर सकते हो आराम से, कैसे, 4/10 है और ये 1.6/10, 10 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, 10, ऊपर क्या बचेगा 4 माइनस 1.67, है ना। तो 4 में से आपको माइनस करना है, 4 का मतलब 4.00 में से क्या माइनस कर दीजिए, 1.67, 4 का मतलब 4.00, ठीक है, माइनस करिए, 10 माइनस 7 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 9 बचेगा, 9 माइनस 6 3, यहाँ से कैरी लिया, 3 माइनस 1 2, यानी कि 2.33 आ गया, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 2.33 इज इक्वल्स टू में कितना हो गया, 2/10 इंटू v2, सही है। अब बच्चों बहुत ईजी हो गया मेरे ख्याल से, ये 10 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2.33 इंटू 10 अपॉन में ये वाला 10, देखो ये वाला 10 इधर आ गया और ये वाला 2 कहाँ जाएगा, नीचे, इज इक्वल्स टू v2, 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि v2 इज इक्वल्स टू, साइन v2 का कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 10 इधर आएगा 2 नीचे तो साइन चेंज हो जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। 10 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, कोई साइन नहीं चेंज होगा, ठीक है। v2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2.33 अपॉन में कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है, करेक्ट। तो इसको सर कैसे सॉल्व करें, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ से पॉइंट हटा दो पहले, नीचे क्या आ जाएगा बताइए, 100, ठीक है। 233 कितना आ गया, 233 अपॉन में 2 और इंटू में 1/100 कर सकते हो, या फिर अपॉन में 100 कर सकते हो, ऐसे, यानी कि 233/2 कर लो, जो आंसर आ जाए उसको 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं, यहाँ पे करके दिखाते हैं, कितना बताइए, 233 को 2 से डिवाइड लगाइए, 2 1 2, यहाँ कैंसिल हो गया, 3 से 3 कॉपी कर लिया, 2 1 2, 3 माइनस 2 1, यहाँ से 3 आएगा, है ना, और 6 कितना हो जाएगा बताइए, 12, 1, फिर डेसिमल लगाएंगे, क्या आ जाएगा 0, फिर 2 5 कितना आ जाएगा बताइए 10, ठीक है, यहाँ कैंसिल हो गया, 116.5, ठीक है। तो यहाँ से आ गया कितना, चेक करिए जरा बच्चों, इसको मैं क्या यहाँ सॉल्व कर दूँ, v2 इज इक्वल्स टू 233/2 कितना आया, 116.5, और अपॉन में क्या बचा है 100। अब इसको 100 से डिवाइड लगाओगे तो डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट में आएगा, यानी कितना आ जाएगा
1.165 क्या 1.165 क्या मीटर पर सेकंड। अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, V2 कितना आया 1.165 मीटर पर सेकंड, यानी कि बच्चों साइन कैसा आया इसका पॉजिटिव, प्लस में आया, यानी कि टकराने के बाद जो दूसरी बॉडी है वो इधर ही मूव करेगी जिधर पूरा सिस्टम मूव कर रहा था, मतलब जिधर वो लोग पहले मूव कर रहे थे उधर ही अभी भी मूव करेंगे, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा V2 कैसा आया है पॉजिटिव। मैंने आपको बताया ना V2 पॉजिटिव आएगा तो इधर ही, क्योंकि सारी पॉजिटिव वेलोसिटी जब आप मान के चले थे तो इधर ही मान के चले थे। अब बच्चे बोलेंगे सर क्या पॉजिटिव वेलोसिटी को इधर ही मानेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप इधर मान लो। तो क्या हो गया बताओ, अगर सिस्टम दोनों इधर जा रहे होते, सही है, तो टकराने के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट भी इधर ही जा रहा होता, लेकिन तब डायग्राम अलग बनता, ये बॉडी यहाँ जाती और ये बॉडी यहाँ जाती। क्योंकि समझ रहे हो ना, अगर सिस्टम इधर जा रहा होता तो 2 मीटर पर सेकंड वाली यहाँ आती, 1 वाली इधर आती। क्यों? क्योंकि ये इसका पीछा करेगी ना, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वही तो पीछे रहेगी। तो बहरहाल आप इसी फिगर को फॉलो करिए। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी विल बी 1.165 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, मतलब जिधर वो पहले मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में अभी भी मूव करेगी। बताइए कोई डाउट है? ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमने आपके एनसीईआरटी की बुक्स के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कर लिए हैं। एग्जाम्पल्स मैंने सभी आपको करा दिए हैं, जिनको नहीं मिला पिन कमेंट चेक करिए, आपको मिल जाएगा। अब कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे क्या, एक्सरसाइज, जो कि पेज नंबर 128 पे गिवन है। तो एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, करेक्ट? ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते